दोस्तों एटीजी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। एंड यू नो लास्ट एपिसोड में क्या हुआ, तो बिना देरी के हम आज के इस शानदार एपिसोड को शुरू करेंगे। तो एपिसोड शुरू होता है फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस मेन हॉल से, जहाँ मिस्ट्रेस योंजी से कहती है कि अभी भी 1 महीना है 7 किंगडम रैंकिंग टूर्नामेंट में और यहाँ से वहाँ जाने में 10 दिन लगता है। सो अभी तुम्हें तैयार होना चाहिए। चाहे योंजी कहता है पैलेस लॉर्ड मैंने सुना किंग यू इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा क्यों। चाहे मिस्ट्रेस कहती है कि ये सुप्रीम पैलेस लॉर्ड के आदेश है और अगर सच कहूँ तो एंसेस्टर के भविष्यवाणी के हिसाब से हमारे पैलेस हजारों साल की क्लैमिटी लेकर आने वाले हैं और इसी कारण तुम हमारे पैलेस में शामिल होने के लिए सहमत हुए। सो हम आशा करते हैं कि तुम अपनी ताकत के साथ इस डिजास्टर से हमारे पैलेस को मदद करोगे। और फिर आगे मिस्ट्रेस कहती है योंजी तुम्हें पता है तुम्हारे और डिवाइन फोनिक्स एम्पायर के बीच 100 का आंकड़ा है, सो वह कुछ भी हो सकता है, लेकिन किंग यू तुम्हारी पत्नी है, सो वो चीजों को अनदेखा नहीं करेगी और ऊपर से वो नेक्स्ट पैलेस मास्टर यानी हमारे उम्मीद है, सो उसे किसी भी एक्सीडेंट से दूर रखने के लिए ये क्या चाह रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जहाँ योंजी कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया, मेरे दुश्मनी का शिकार वो भी बन सकती है, जो कि काफी खतरनाक बात है उसके लिए। और फिर किंग यू योंजी से कहती है कि पैलेस मिस्टर की ऑर्डर को तोड़ा नहीं जा सकता, तो हमें वहाँ केयरफुल रहना पड़ेगा। जहाँ योंजी कहते हैं कि चिंता मत करो, अगर मैं आसानी से मुसीबत में पड़ता तो अब तक मैं जिंदा नहीं बच पाता, क्योंकि आप सभी जानते हो मुसीबत का दूसरा नाम ही योंजी है। खैर उसके बाद भाई मिस्ट्रेस से कहता है कि तो फिर ये डिसाइपल आज यहाँ से एम्पायर सिटी जाना चाहता है। चाहे कुछ दिन रहने के बाद डिसाइपल सीधा डिवाइन फोनिक्स एम्पायर के लिए चला जाएगा। जहाँ मिस्ट्रेस कहती है तो तुम एडवांस में ही डिवाइन फोनिक्स एम्पायर के मूवमेंट के ऊपर तहकीकात करना चाहते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें हर एक चीज से केयरफुल रहना होगा, क्योंकि भूलना मत फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। चाहे योंजी कहता है कि ये डिसाइपल अपना पहचान कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इस पैलेस ने बीते महीने में मुझे बहुत कुछ दिया, जिसके लिए मैं काफी ब्लेस्ड हूँ। सो मैं यहाँ जिंदा लौटूंगा और इस फेवर को रिपे करने के लिए डिसेंजेंस होता है और ब्लू एंड एम्परल सिटी देखने को मिलता है। चाहे योंजी बहुत दिन बाद प्रिंसेस यानी वाइफ को हाक करता है, लेकिन आंट अचानक आकर उन्हें अलग कर देती है और कहते उप्स आई एम सॉरी, अब दोनों एक दूसरे को होल्ड कर सकते हो। और फिर दोनों वही करने लगते हैं, साथ ही कुछ प्यार भरे बातें। जहाँ योंजी प्रिंसेस की कंप्लेन पर कहता है कि इस मैटर के बाद हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। चाहे प्रिंसेस कहती है फादर तुमसे अर्जेंट मिलना चाहता है, जो सुनकर योंजी प्रिंसेस को भाई कह के फादर से मिलने चाहता है और फादर को कहता है कि फादर 7 नेशन टूर्नामेंट के लिए आपको और कोई एग्रीमेंट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वार को अकेला लड़ूंगा। चाहे एम्पायर कहता है कि दैट्स राइट, मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ पर पूरा यकीन है और हालांकि तुम अकेले हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम एक और इतिहास रचोगे, सो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चाहे योंजी कहता है नहीं फादर एम्पायर, आप इस बार नहीं जा सकते हो, क्योंकि मेरा दुश्मनी इस बार मैं अकेला ही हैंडल करूंगा, क्योंकि जब मैं अकेला रहूंगा तो मैं जो चाहे वो कर पाऊंगा। चाहे एम्पायर कहते जब तुम यही चाहते हो तो यही सही। और फिर उसे एक बैच देकर कहता है कि ये है पार्टिसिपेशन बैच और इसमें प्रोफॉन एनर्जी डाल के तुम अपना आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हो। और ये टूर्नामेंट 2 साल पहले का ब्लू वाइन टूर्नामेंट से काफी सिमिलर है और इस बार भी तुम रॉयल फैमिली के लिए अकेला लड़ोगे। और जबकि तुम पिछले बार लैंड ऑफ ब्लू वाइन पर एम्पायर फैमिली के प्रेस्टीज को ही नहीं बल्कि उसके माइटी पावर को भी रीगेन किया, और इस बार भी उसके ग्लोरी के खातिर तुम फिर से अपने जान को जोखिम पे डाल रहे हो। सो सचमुच माय क्लैन वेस यू टू मच। जो सुनकर योंजी कहता है कि फादर डोंट से दैट, शो यूरो मेरी वाइफ है, सो ऑफ कोर्स मैं उसके फैमिली के लिए हार्ड वर्क करना पसंद करूंगा, सो आपको ये सब कभी भी सोचना नहीं है और मैं कल यहाँ से निकल रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट डे का सीन हमें देखने को मिलता है। चाहे योंजी जाने के लिए तैयार है, साथ ही वो आंट और प्रिंसेस से भी फेयरवेल ले रहा है, जो सैड तो है। खैर वह लिटिल एंड मनी मन सोचता है कि ऐसा क्यों लग रही है कि मैं योंजी को फिर से देख नहीं पाऊंगा। और फिर वो योंजी से कहती है कि सही सलामत लौटना। देन सीन होता है और डिवाइन फोनिक्स एम्पायर पैलेस देखने को मिलता है, जहाँ फेंग शिफेंग जो कि डिवाइन फोनिक्स सेक्ट का यंग मास्टर है वो एम्पायर को ग्रीट करता है। जहाँ फोनिक्स एम्पायर मास्टर फेंग हैंगकॉन्ग कहता है कि क्या कहना है बोलो। जहाँ फेंग शिमिंग कहता है कि फादर ये मैटर हमारे क्लान के खून से रिलेटेड है और मैं वंडर हूँ क्या आपको अभी भी योंजी याद है कि नहीं, जिसके बारे में आपने 2 साल पहले मेंशन किया। चाहे एम्पायर मास्टर कहता है कि क्या योंजी जिसने फोनिक्स फ्लेम रिलीज किया वो भी पब्लिकली क्या वो 2 साल पहले मर नहीं गया था। जहाँ फेंग शिमिंग कहता है कि वो स्काई शॉट विला में कैद था, बट हमने सोचा नहीं वो जिंदा बाहर आएगा, और हमें ये तब पता चला जब 13 ब्रदर ब्लू एंड नेशन इनविटेशन देने गया था, लेकिन असलियत में मैं उसका नामो निशान मिटाना चाहा लेकिन मैं हार गया। तो सुनकर मास्टर एम्पायर बहुत गुस्सा
गुस्सा होता है और अपने किंगडम के बारे में बकबक करने लगते हैं कि हम इतना पावरफुल है, वो है, लेकिन उस बास्टर्ड का हिम्मत कैसे हुआ वगैरह वगैरह। जब फैंग शिमिंग शादी वाला इंसिडेंट बताते हैं, जब लाइक जिस दिन 13 प्रिंस ब्लू वाइंड पैलेस गया उस दिन योंजी की शादी भी थी और एम्परर की दामाद के नाते योंजी और भी प्रोफान प्रैक्टिशनर जो वहाँ पार्टी अटेंड कर रहे थे सबको साथ में मात दी गई और 13 प्रिंस मेरे हार से पहले ही आउट नंबर हो गया। और फिर वो मनी मन कहता है कि आखिरकार चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए ब्लू वाइंड एम्परर की निंदा क्यों नहीं की गई। तभी एम्परर का गुस्सा देखने को मिलता है, जहाँ वो कहता है कि ब्लू वाइंड एम्पायरल में इतना हिम्मत कहाँ से आया। जहाँ प्रिंस कहता है कि फादर प्लीज अपना गुस्सा शांत कर लो, क्योंकि योंजी 7 नेशन टूर्नामेंट पर हिस्सा लेने आएगा तब हमें उसे मार डालने में बहुत मौका मिलेगा। चाहे एम्परर कहता है कि पहले तो मैं झिझक रहा था, लेकिन अब लगता है पूरे ब्लू वाइंड एम्पायरल का कोई जरूरत है ही नहीं। जब प्रिंस कहता है कि फादर एक और बात, मैंने भी सुना कि इस रैंकिंग मैच पर 4 होली प्लेसेस लोगों को बैटलफील्ड पर भेजने वाले हैं। चाहे एम्परर भी लाइक तो क्या द होली एम्परर, सी एम्परर, हेवनली किंग और द सॉर्ड लॉर्ड पर्सनली यहाँ आने वाले हैं। जहाँ प्रिंस कहता है कि लॉर्ड द होली लॉर्ड पर्सनली नहीं आएगा, बस कहा गया कि वो लोग एक डिसाइपल को लाएगा जो बैटल को क्लोजली देखेगा और कहा जाता है कि उस डिसाइपल का बहुत सम्मान है होली प्लेस पर और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है जी क्यानरो। जो सुनकर एम्परर शॉक्ड होता है और कहता है क्या जी क्यानरो वो है क्यों। जहाँ प्रिंस कहता है कि अगर फादर आगे आने को तैयार नहीं है तो रिसेप्शन पर ये बच्चा वेलकम करने के लिए तैयार है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सन मून डिवाइन पैलेस इस बार ये शिंगशैन को भेज रहा है। जहाँ एम्परर और शॉक्ड होता है और कहता है कि क्या सन मून डिवाइन पैलेस का सबसे बड़ा बेटा यानी यंग पैलेस मास्टर ये शिंगशैन आखिरकार वो क्या कर रहा है। जहाँ प्रिंस एनर्जी के साथ कहता है कि वो 10 साल पहले सन मून डिवाइन पैलेस में एक लंबे समय तक चलने वाला एविल टेक्निक बनाएगी जिससे उसकी ताकत इंक्रीज हो गई और इस एविल टेक्निक को कल्टीवेशन के लिए फायरनेस के रूप में स्ट्रॉन्ग फिजिक फीमेल की नीड होती है और इसीलिए इन सालों में ये शिंगशैन ने सीक्रेटली वैसे फीमेल की खोज की है और वो लास्ट पोल के साथ अनहैप्पी भी है। और 3 साल पहले चीर का अपीयरेंस ब्लू वाइंड एम्पायरल सिटी में हुआ और उसे दुनिया का नंबर 1 ब्यूटी नाम दिया गया। सेम टाइम उसके पास गॉड के बॉडी है, सो शिंगशैन के पास दिल कैसे नहीं हो सकता है। जहाँ लात के साथ एम्परर कहता है कि साले वो तेरा बायोलॉजिकल बहन है और मेरे सामने तू तेरा डिजायर उसके लिए दिखा रहा है। सो ऐसा लगता है कि डिमन तुम्हारे अंदर नहीं बल्कि तुम खुद ही एक डिमन बन चुके हो। जहाँ कमीना कहता है कि मुझे पता है ये गलत है लेकिन मेरा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि चीर एकदम परफेक्ट है और ये बस मेरा सोच नहीं बल्कि 3rd 4th 7th और भी सारे ब्रदर का सोचना भी सेम है। जहाँ एम्परर कहता है कि चुप हो जाओ क्योंकि वो ट्रेजर है, सो उम्मीद करो कि गॉड हमारे सेक्ट पर कुछ एहसान यानी कृपया बनाए क्योंकि इस दुनिया में उसकी और दी कोई नहीं है और ये शिंगशैन को अकेला छोड़ो और उसके बारे में भी मत सोचा करो। लेकिन फिर भी अगर तुमने सोचा तो मैं भूल जाऊंगा, तू मेरा बेटा है और तुम्हें मैं मार डालूंगा। और फिर सीन चेंज होता है और योंजी को देखने को मिलता है जब वो कहता है कि यहाँ आना वर्थ इट रहा और ये डेफिनेटली कुछ ऐसा नहीं है जिसे ब्लू वाइंड नेशन से कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि फोनिक्स एम्पायर पूरे तरह एक अलग दुनिया का एहसास दिलवा रहा है। और फिर वो फ्लाइंग शिप को देखकर कहता है कि वो क्या है, क्या वो लेजेंडरी प्रीमोर्डियल प्रोफान ऐप नहीं है। लेकिन ऐसे कहा गया है कि प्रीमोर्डियल प्रोफान ऐप बहुत ही ह्यूज है ब्लू वाइंड एम्परल सिटी की तरह। जहाँ जैस्मिन कहती है कि वो सही है क्योंकि इन प्रोफान ऐप की हाइट 20,000 फीट है, लेकिन ये प्रोफान ऐप मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि इस तरह के ह्यूज प्रोफान ऐप को उड़ाने के लिए बहुत सारे एनर्जी की जरूरत है, लेकिन मैं कोई भी एनर्जी को यूज होता हुआ नहीं देख पा रही हूँ। सो अगर तुम तुम्हारे ग्रेविनेस डिवाइन फोनिक्स के साथ रिजॉल्व कर पाते हो तो ट्राई करना टॉप 3 पहुंचने के लिए और उसके बाद प्रोफान ऐप पर चढ़ना क्योंकि मुझे अचानक इसके बारे में जानने का इच्छा हो रही है कि अंदर से ये कैसा दिखता होगा। चाहे योंजी कहता है कि ओके आई होप एवरीथिंग गोस वेल देन। जहां ये एपिसोड खत्म होता है, सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।